ठीक है, लास्ट क्लास में हमारे मैट्रिक्स के पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, 2-3 पीवाईक्यूज रह गए थे, वो खत्म कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन। ओके, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज ओपन पेज नंबर 90 कुछ था मेरे ख्याल से, हाँ 91 पेज, क्वेश्चन नंबर 31। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन वी वर डूइंग। पेज 91 क्वेश्चन 31। ये लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, शायद सबने नहीं किया था। सबका 31 सबका हुआ है क्या? 31 में कोई डाउट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, उसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन 30 कीजिए। क्वेश्चन 30 पढ़िए। इफ ए एंड बी आर एनी टू 3x3 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस रेस्पेक्टिवली, मतलब ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कोई एक या दो इनकरेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट है बताइए। तो ईच सिचुएशन लेके आपको इससे देखना है वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका तरीका पता है आपको, राइट? उसको अज्यूम कीजिए, ट्रांसपोज करके देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं, कीजिए फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या है। का पार्ट ए हुआ, ए सिमेट्रिक है कि नहीं है? ओके, आ गया? ठीक है, अगर आ गया तो जिनका 30 हो गया, क्वेश्चन 29 करना है, बट बिफोर क्वेश्चन 29 आई वांट यू गाइस टू ट्राई क्वेश्चन 28, उसके बाद विल कम टू 29 जी। थर्टी सबका हो गया? कुछ डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज। 30 में 30 हो गया तो 28 कीजिए। वंस 28 इज डन विल कम टू 29। 28 में गिवन है फॉर द मैट्रिक्स ए
A इंटू A ट्रांसपोज इज I, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज याद है आपको? हाँ, यूनिट वेक्टर होता है और डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उससे ये एकदम एक बार में हो जाएगा, विद इन 20 सेकेंड्स हो जाएगा। ओके, 29 कीजिए। किसका? डी। हुआ? गलत हुआ सही हुआ? ट्वेंटी एट हो जाए तो 29 अटेम्प्ट कीजिए। I'm assuming 30th सबका हो गया, ठीक है। 28th चल रहा है, it should not take so much time। मुझे इतना पता चल गया ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, राइट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो ये वाला कॉलम यूनिट होगा, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का रूट 1 होना चाहिए। दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये आ गया, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ गया? 0। अब ऐसा ये इसके लिए भी ट्रू होगा, यानी माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट 1 होना चाहिए। दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये आ गया, अल्फा स्क्वायर मैंने 0 निकाला तो ये 0 हो गया, तो बीटा स्क्वायर क्या हो गया? 1। निकालना क्या है हमें? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, तो 0 टू द पावर 2 1 टू द पावर 2 यानी 1 आ गया। ठीक है, इजी था अगर आपको पता है ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन 29 ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन 29 इज नॉट अ डिफिकल्ट वन एंड नॉट एन इजी वन, बीच में गई है। आई होप कि वो आप कर पाओ। सिग्मा वगैरह देख के ज्यादा पैनिक मत करना, आराम से एक्सपैंड करो, देखो क्या है और हो जाएगा आराम से। नहीं, उतना जाएगा ही नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी।
कुछ लग रहा है? एनी होप्स? ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर इज लुकिंग लाइक, ए स्क्वायर क्या आ रहा है? माइनस ए ऐसा कुछ आ रहा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या आ रहा, या माइनस आई, कुछ तो ऐसा आ रहा था, नहीं? लेट मी चेक। अच्छा, इवन बिफोर ए स्क्वायर क्या है, मुझे निकालना क्या है? एम एन स्क्वायर, ये निकालना है, ये तो सबको पता है राइट, क्वेश्चन पढ़ के समझ ही आ गया होगा। एम क्या गिवन है? सिग्मा फ्रॉम k 1 to 10 a to the power 2k, ये m है। इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या होगा? k की वैल्यू 1 डालूंगा, k की वैल्यू 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 10 तक जाएगा, ठीक है, सिग्मा एक्सपेंशन। सो ये होगा a स्क्वायर a to the power 4 a to the power 6, कहां तक जाएगा? a to the power पक्का ना? मल्टीप्लीकेशन आता है ना 20, ये मेरा m आ जाएगा। n क्या है? k 1 to 10 a to the power 2k minus 1, ठीक है। सो 2k minus 1 में अगर मैंने k 1 डाला तो क्या आएगा? a to the power 1, फिर 2 डाला तो क्यूब, राइट। सो a क्यूब a to the power 5, ये कहां तक जाएगा? 19 तक, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पे 10 डाल दिया, तो 10 डालने पे 19 आ गया। सिग्मा एक्सपेंशन आता है कि नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है सिग्मा एक्सपेंशन ही नहीं आता, तो आता है। m आ गया, n आ गया, मुझे mn स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? m को n को a के टर्म्स में लिख दिया। a कितना गिवन है? तो a स्क्वायर क्या होगा? 0 - 2 2 0। कैन समवन हेल्प मी? अच्छा मैं खुद ही कर लेता हूँ। 0 0 - 4 0, तो यही तो मैं बोल रहा था, ये -4 आया है कि नहीं आया? तो a स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो a to the power 4 क्या होगा? -4 है इंटू -4 है, 16i। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यानी a के अगर स्क्वायर पावर लेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा विद सम कांस्टेंट इन फ्रंट। यू गाइस एग्री? तो ये जो m लिखा है मैंने, यहां पे a स्क्वायर क्या आएगा? -4i प्लस 16i प्लस समथिंग i, कुछ i होगा, मैं mi लिख देता हूं। अलग अलग ni होगा, अलग अलग कॉन्स्टेंट्स होंगे, लास्ट में कुछ मान लो ki आ गया। मैं कैलकुलेट ही नहीं करूँ क्या क्या है उसके कॉन्स्टेंट्स, इट्स इररिलेवेंट। क्यों? इन सब से मैं i कॉमन ले लूंगा और अंदर क्या बचेगा? -4 प्लस 16 प्लस n समथिंग समथिंग, तो एक कांस्टेंट टाइप कुछ बच जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन सी द पैटर्न हियर। पैटर्न से अगला क्या होगा? 16 -4 का 4 टाइम्स ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। मैंने बस एक कांस्टेंट लिख लिया, मुझे इतना पता चल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस सारे समेशन से क्या मैं a कॉमन ले सकता हूं? a कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? i प्लस a स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 4 a टू दी पावर 18, ठीक है। ये मैंने n से किया। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये फिर से मेरे आइडेंटिटी के समेशंस हो गए, जस्ट लाइक दिस, बस एक वैल्यू कम होगा। और पहला वाला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है a स्क्वायर से लेके a 18, तो इधर से ही मिल रहा है ना, बस लास्ट वाला वैल्यू नहीं होगा, तो सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और पहले में तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बैठा ही है, सो आई कैन राइट इट एज a इंटू k1, एक नया कॉन्स्टेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं? ए का तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो एज अ मैट्रिक्स रहेगा, इनटू k1i कर दिया मैंने। हमें निकालना क्या था? एम एन स्क्वायर। एम क्या था? आई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ये मेरा एम है ना, राइट? हाँ ये एम है। आई स्क्वायर इंटू के नहीं, एम को मुझे ऐसे से लिखना है, कुछ करना नहीं है। आई इंटू के और एन स्क्वायर लिखना है, यानी इसका स्क्वायर लिखना है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर k1 स्क्वायर आई स्क्वायर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग? नहीं, सर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, मतलब अंदर जा रहा है, राइट? आई स्क्वायर सब मिला के आई हो जाएगा, k1 स्क्वायर मिला के एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? ए स्क्वायर कितना था? -4 है, मतलब वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो इसमें ये सब जो भी मल्टीपल कांस्टेंट है, ये सब मिला के मैं एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ, k2 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेरा फाइनल आंसर है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब बताओ इनमें जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा सूट करता है? अगर ऐसा आंसर आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होता, ये कैसा दिखेगा? देखिए, ये k2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऐसा, k2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवेंचुअली ऐसा दिखेगा कुछ। सिमेट्रिक तो है, इनफैक्ट डायगोनल मैट्रिक्स है ये। सिमेट्रिक क्या होता है कि डायगोनल में कुछ भी हो, कॉन्जुगेट सेम होना चाहिए। सिमेट्रिक तो है, राइट? तो पहला ऑप्शन है अ नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नॉन आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं बैठा हुआ। बाकी अगर आप देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के तो ऑप्शंस डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं आइडेंटिटी नहीं है, इसमें एक मल्टीप्लाइड है कांस्टेंट, ठीक है? दिस आई वाज एक्सपेक्टिंग हो जाना चाहिए था आफ्टर सो मेनी क्लासेस, बट दैट्स ओके। ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दिस वाज ऑन मीडियम साइड, नॉट नाइदर टू डिफिकल्ट नॉट टू इजी, ठीक है? किसी का भी हुआ था ये? एनीवन? क्या मिलता? और वक्त, अच्छा वक्त का दोष है। बट एनीवेज आई थिंक हमने काफी वो कर लिया पीवाईक्यूज। अभी हम जो सैटरडे संडे को हमारा एक एक्सीलेंट टेस्ट हुआ था, याद है आप लोगों को? वो कर लेते थे, उसके क्वेश्चंस गो थ्रू करते हैं। आप सबको पता है किसने क्या किया, किसका कितना है, एवरीवन नोस, ठीक है? सो आई विल गो थ्रू द क्वेश्चंस। किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे रोक दीजिएगा। इट्स नॉट नेसेसरी आई सॉल्व ऑल ऑफ देम, ठीक है? आपको इनिशिएट करके बता दूंगा। आप लोगों ने जैसे किया है, अगर आप लोगों ने ठीक किया है देन इट्स फाइन। जो आपने ठीक नहीं किया वो घर पे एक बार ट्राई करके कर लीजिएगा ठीक, और फिर भी अगर डाउट आता है तो बताइएगा, ओके? सो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कौन सा है।
प्लीज लेट मी नो इफ इट्स विजिबल। पीछे से दिख रहा है? थोड़ा छोटा कर सकते हैं? छोटा करने का ऑप्शन है, स्कोप है? ओके, थोड़ा लिखने की जगह मिले ना। अब बताइए, ज्यादा ही छोटा हो गया? ठीक है, चलेगा? ओके। लेट ए alpha minus 2 b alpha 6 c alpha by 4 minus 2 with vertices b vertices of triangle ABC. Okay, if 5 alpha by 4 is circumcenter of triangle ABC, then which of the following is not correct about triangle ABC? क्वेश्चन याद है? नहीं याद है ना? ओके, पहले क्या करते हैं ना, एबीसी ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, फिर बाद में आते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, ए है अल्फा -2, बी है अल्फा 6 और सी है अल्फा बाय 4 -2। ए और बी दोनों -2 वाई वैल्यू पे आ रहे हैं, यानी दोनों का वाई वैल्यू सेम है, मतलब दोनों ऊपर नीचे होंगे। ये समझ आ रहा है? ऊपर कौन सा होगा? देखिए, ये अल्फा है और ये अल्फा बाय 4 है, यानी अगर ये मान लीजिए 4 होगा तो ये 1 होगा, तो बड़ा वाला वैल्यू नहीं, हैंग ऑन, एक्स का अलग अलग एक्स है, सेम वाई रहेगा दोनों का, तो दोनों का एक्स अलग होगा। तो अगर मैं ए लेता हूं अल्फा, नहीं, ए यहां पे लेता हूं अल्फा एंड -2, सेम वाई पे अल्फा बाय 4 -2 आएगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आपको? सबसे पहले ये बताइए, अल्फा बाय -2 एंड अल्फा बाय 4 -2, इज दैट फाइन? एंड बीच में क्या है? अल्फा 6। अच्छा, अब अल्फा 6 जो है ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा, सेम एक्स वैल्यू है, और ये अगर -2 में है तो बी यहां पे आएगा अल्फा 6। ये समझ आ रहा है दोनों क्यों एक ही लाइन पे है? क्योंकि दोनों के एक्स वैल्यू सेम है, दोनों में वाई वैल्यू सेम है, तो ये इस हॉरिजॉन्टल सेम लाइन में। ये लॉजिक समझ आया? तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया? ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये पहला क्लू और पहला इंफॉर्मेशन आई शुड से। ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी है और वर्टिसेस, ठीक है। इफ अल्फा 5 अल्फा है 4 इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब सर्कम सेंटर होता ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, जैसे कि ये साइड होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीच में ऐसा ऐसा कोई एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा ऐसा कुछ लाइन होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये हमेशा जाके मीट करता है हाइपोटेन्यूज पे।
मतलब जो आपका सर्कम सेंटर है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऐसा होगा, हाइपोटेन्यूज पे ही लाई करते हैं, ठीक है। सो दिस इज माय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन BC एंड दिस इज आल्सो द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों सेम है। यू गाइस रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये जो पॉइंट है AC का बीच का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है BA के बीच का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये BC का बीच का पॉइंट है। ऑल्सो दिस इज अ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। समझ आया सबको? ओके। अब इफ दिस इज द सर्कम सेंटर, यानी सर्कम सेंटर का वैल्यू भी इन्होंने दिया है 5α/4, ठीक है। मुझे ये पता है ये जो पॉइंट है, पॉइंट D ले लेता हूं, पॉइंट D इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ दिस लाइन BC। तो क्या मैं 5 एंड α/4 के इसके सेंटर से कंपेयर कर सकता हूँ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा तो α/4 प्लस α डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? 5। ये समझ आया सबको? तो ये हो गया 5α/4 इक्वल टू 10, 40, अल्फा हो गया 8, अल्फा 8 आ गया। तो क्या मैं सर्कम सेंटर की वैल्यू निकाल सकता हूं यहाँ पे 8 डाल के? 5 एंड 2, सर्कम सेंटर भी आ गया मेरे पास, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रायंगल ABC? अच्छा, अब और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हम देख लेंगे अकॉर्डिंगली क्या क्या ऑप्शंस है। एरिया इज 24, क्या इस ट्रायंगल का एरिया 24 है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या ये ले सकता हूं मैं, ये मेरा पॉइंट कितना हो गया? अल्फा 8 आ गया, तो ये वाला पॉइंट होगा 2 एंड -2, ये होगा 8 एंड -2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? AC 2 एंड 8 के बीच का डिस्टेंस, यानी 6, हाफ इंटू 6। हाइट कितना होगा? ये 8 है, ये 8 है, हाइट तो 6 और -2 के बीच का डिफरेंस यानी 8, ठीक है। 24 समझ आया? तो एरिया 24 है, ये करेक्ट है। पेरीमीटर इज 25। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये लेंथ मैंने निकाला, कितना? ये लेंथ 6 आया था, ये लेंथ आया था 8। अब ये लेंथ निकाल लूं 10, 10 कैसे? दिस माइनस दिस होल स्क्वायर। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ये लेंथ निकालेंगे ना तो 10 आ जाएगा। सो इसका लेंथ हो गया 10, इसका, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ये वर्टिस पता है, ये वर्टिस पता है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकाल दीजिए, ठीक है। सो 10 अगर है ये, तो पेरीमीटर क्या होगा? 10 प्लस 6 प्लस 8, 24। तो गलत कौन सा हो गया? ये। हमें विच वन इज नॉट करेक्ट उस पर हम रुक सकते हैं, ठीक है, बट बाकी दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सर्कम रेडियस इज 5। अच्छा, सर्कम रेडियस क्या होता है? सर्कम सर्किल का सेंटर से लेके जो पेरीमीटर होगा, मुझे पता है सर्कम सर्किल का सेंटर ये है, यानी सर्कम सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, तीनों पॉइंट से जाते हुए ऐसा कुछ सर्किल। तो इसका जो रेडियस होगा वो ये होगा, ये वाला डिस्टेंस। अगर ये पूरा डिस्टेंस 10 था तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 5, तो सर्कम रेडियस कितना हुआ? 5, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है इन रेडियस। अभी इन रेडियस पता है आप लोगों को क्या होता है? अच्छा, इन सेंटर पता है क्या होता है? इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर्स का, यानी ये जितने भी एंगल्स है, अगर आप इसको बाइसेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करें, एक अलग ही ले लेता हूँ, इस एंगल को बाइसेक्ट करके अगर एक लाइन ड्रॉ करें, इसको बाइसेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करें, इसको बाइसेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करें, तो जहां पे मिलता है इसको कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर याद है आपको? अगर मैं सर्कम सेंटर पे सर्कल ड्रॉ करूं तो तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए सर्कल बनता है ट्राइंगल के बाहर। इन सेंटर में अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो ये ना ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनता है, जिसको इन सर्कल बोला जाता है, और ये तीनों एजेस को टच करते हैं, ये तीन एजेस को, साइड्स को टच करते हुए बनता है इन सेंटर, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इन सेंटर से आप इन सर्कल बनाते हैं, सर्कम सेंटर से आप सर्कम सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है? इन रेडियस, यानी सेंटर से ये वाला डिस्टेंस या फिर ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब ये आप निकाल भी सकते हैं, या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रखिए। इन सेंटर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल
डिवाइडेड बाय ट्वाइस द पेरीमीटर। इसको ऐसे भी लिखते हैं इन रेडियस टर्म, सॉरी मैंने इन सेंटर बोल दिया, इन रेडियस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय ट्वाइस द पेरीमीटर। ठीक है, यानी 24/2 पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर भी 24 है, दोनों 24 है क्या? तो फिर मैं क्या गड़बड़ करूं, शायद ट्वाइस द एरिया होता होगा, इसलिए इन रेडियस 2 आया। शायद ये जो 2 है ना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लाई करते। आई नीड टू वेरीफाई दैट वंस। ठीक है, ट्वाइस द एरिया बाय पेरीमीटर। राइट राइट। इन रेडियस होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, जिसको सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो ये 24/12 हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, प्लीज याद रखिए। इस तरह के ना आर्बिट चीजें पूछ लेते हैं जेई में, तो आपको ये सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब पता होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन। अ पॉइंट P moves so that the sum of square of its distance from the point this is 14. Let Fi is the locus of the P which intersects X at the point ABC and Y axis at CD. The area of quadrilateral ABCD is equal to 5. A point P moves so that the sum of squares of distance from the point 1 2 and -2 1 is 14. अगर मैं पॉइंट P को x एंड y ले लेता हूं, ठीक है, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, यानी x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर, राइट। और इसका रूट होगा, लेकिन इन्होंने पूछा है द पॉइंट P मूव्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ हिज डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, और ये तो एक पॉइंट से डिस्टेंस हो गया, मुझे सम निकालना है, तो दूसरे पॉइंट पे डिस्टेंस का भी सम निकालूंगा, x +2 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर। ये सम मुझे 14 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्टली देखता हूँ इसमें आंसर मिलता है क्या। हाँ, इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो बनेगा x² + y² + x -3y -2 = 0। जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस, कुछ इसमें खास की वो नहीं कर रहा मैं। ठीक है, इफ यू रियलाइज ये सर्कल का इक्वेशन बन जाता है आफ्टर सॉल्विंग। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, लेट fxy = 0 बी द लोकस ऑफ p। मतलब ये जो पॉइंट p अज्यूम किया है ना, उसका लोकस यानी जो पाथ बनेगा उस पॉइंट p का, उस कर्व का इक्वेशन fx = 0, इस fxy = 0, यानी ये वाला इक्वेशन उस लोकस का इक्वेशन है। ठीक है, let fx = 0 be locus of p which intersects x axis at point AB। अब आप रियलाइज करें ना, एक सर्कल है और ये ना शायद फर्स्ट कोऑर्डिनेट सर्कल है, नहीं, इसका सेंटर क्या होगा, -½ + 3/2, -½ + 3/2 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को AB में और y एक्सिस को CD में। तो ये ऐसा सर्कल होगा कुछ, AB x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, CD y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ACBD। ACBD क्यों? क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना,
इसका सेंटर क्या आ रहा है? 3/2, यही आ रहा ना, -1/2 यानी इधर, 3/2 यानी इधर, तो सर्कल कुछ ऐसा ही दिखेगा। ओके, अब ए सी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। आई थिंक इन्होंने सर्कल जो है विदाउट सेंटर उन्होंने अज्यूम किया होगा, उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल ड्रॉ किया होगा, उन्होंने इतना नहीं देखा। अरे ये सर्कल है और ऐसे आई डोंट अंडरस्टैंड ये ACBD कैसे मेरा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ABCD, अगर A इधर दूं, C इधर दूं, B इधर आएगा, आई थिंक इट्स अ मिसप्रिंट, ये ABCD होना चाहिए probably, हाँ, आई एम नॉट श्योर। देयर इज नो सिनेरियो आई कैन अंडरस्टैंड ये ACBD कैसे बन रहा है। कैन एनीवन हेल्प कि ACBD क्या है ये? ठीक है, हाँ, इट डजंट मैटर। AB आप इधर रखोगे, CD अगर आप इधर रखोगे, तो ACBD कोई क्वाड्रिलेटरल बनता नहीं है। बट एनीवेज लेट मी अज्यूम कि ही इज टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये ऐसा एक गंदा सा क्वाड्रिलेटरल दिख गया ये C, हाँ, this is the center, -12 and 3/2, that should come here. So 1 point, so for D and C, right, one can be positive y-axis and one can be negative y-axis, and same with A, one can be positive x-axis and one can be negative. True. Even something like this. So this would be A, this would be B, this would be C, this would be D. Yeah, we got it. ऐसा होगा, मतलब जो ऑरिजिन है वो सर्कल के अंदर, ठीक है। सो ये A C B D, दिस इज हाउ इट विल लुक। कूल, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन पता है आपको, यानी इसका इक्वेशन पता है। एक्स एक्सिस में कहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेगा, कैसे निकाल सकते हैं? एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी होती है कि वाई वैल्यू हमेशा जीरो ही रहता है। तो क्या इसमें अगर मैं जीरो डाल दूं तो वाई की वैल्यू निकल आ जाएगी। वाई को अगर जीरो डाला तो एक्स आ जाएगा, तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक्स कितना आता है मैं आपको बता देता हूं। -2 और 1, सो दिस इज -2 0, दिस इज 1 0। सिंपली इस इक्वेशन में y की वैल्यू जीरो डाली और कुछ नहीं। और अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स निकालना चाहता हूं तो x की वैल्यू में जीरो डाल दूंगा। अगर x की वैल्यू डालूंगा जीरो तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और y की बहुत ही गंदी सी वैल्यू आ रही है, मैं बताता हूं क्या। दिस इज 0, 3 + √17/2, दिस इज 0, 3 - √17/2। विच पार्ट की क्वाड्रिलेटरल बना कैसे? ये मेरा सर्कल था, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये क्वेश्चन में गिवन, और वाई को भी दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा था। पहले जब मैं फिगर बना रहा था वो ऐसा था कि जो ऑरिजिन है उसको मैं बाहर रख रहा था, ठीक है। तो ये ACBD कोई क्वाड्रिलेटरल बन नहीं रहा, लेकिन अगर मैं ऑरिजिन को अंदर रखता हूँ तो ACBD मेरा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो ऑरिजिन को अंदर रखना वाज द की। इनफैक्ट आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑरिजिन कहाँ पे। अगर आप ऑरिजिन xn 0 डालेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है आंसर, मतलब ऑरिजिन अंदर है, ठीक है। और नेगेटिव ही आएगा क्योंकि -2 बैठा है, ये बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, तो ऑरिजिन अंदर बैठा है। एनीवेज आपको ये मिल गया, ये चारों वर्टिसेस मिल गए आपको। अब आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACBD कैसे निकाल सकते हैं?
नो आइडिया। एक तरीका ये होता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लीजिए। एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1, और ये ऊपर वाला एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल 2। ये दो ट्राइंगल है। ट्राइंगल 1 के 3 वर्टिसेस आपके पास अवेलेबल है। तो ट्राइंगल 1 का एरिया कैसे निकालते हैं, आपको याद है? आपको मैंने एक डिटर्मिनेंट फॉर्मूला सिखाया था याद रखने के लिए। डिटर्मिनेंट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ द टाइम्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये 1 1 1। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन तो अब आपको आता है, तो इससे आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल 1 का, फिर ट्राइंगल 2 का भी निकालना होगा, तो इसका भी एरिया आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, इट्स लुक्स वेरी बैड बट एक्चुअली इतना खराब नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा वैल्यूज ना जीरो की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो छोटा सा ही वैल्यू आने वाला। और इसका आंसर आएगा 3√17/2। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट α1 α2 where α1 is less than α2 be the values of A for the points alpha -3 2 0 and 1 alpha to be collinear। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 पॉइंट्स गिवन है, जो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तीन पॉइंट्स गिवन है, ये और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इतना बोला गया है। एक तो मुझे दिख ही रहा है कि अल्फा, अच्छा नहीं, ये अलग अलग है, चलो कोई नहीं। अल्फा -3 है, दूसरा 2 0 है, एंड तीसरा 1 अल्फा। ये कोलिनियर है, गिवन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट α1 α2 α1 इज, अच्छा इनमें से कोई एक α1 होगा, पता नहीं कौन सा, इज द वैल्यूज फॉर द पॉइंट्स दिस बी कोलिनियर, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू α1 α2। अभी इसमें देखिए आपको दो अल्फा दिख रहे होंगे, इसमें से एक α1 होगा, एक α2 होगा। जो छोटा वाला होगा वो α1 होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जो छोटा वाला α1 है, बड़ा वाला α2 होगा। एक बार आपको α1 और α2 की वैल्यू मिल जाएगी, देन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू α1 α2। अब ये जो दो वैल्यूज मिलेंगे ना, उससे एक नया पॉइंट बना लीजिए, α1 और α2, नथिंग टू डू विद दिस, एक नया ही पॉइंट है ये α1 α2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू α1 α2 एंड मेकिंग एन एंगल π/3 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक लाइन है जो इससे पास कर रहा है, और एक एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, π/3। बेसिकली आपको स्लोप दे दिया उसने, तो क्या आप स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? एक पॉइंट से पास कर रहा है α1 α2, ये मुझे पता है, तो मैं एटलीस्ट ये लिख सकता हूँ y - α2 इक्वल टू जो भी स्लोप आएगा इंटू x - α1। ये पढ़ा था हमने। स्लोप क्या है इसका, tan π/3। tan π/3 कितना होता है, tan 60 डिग्री, दैट इज √3। तो स्लोप भी पता ही है मुझे, इसको √3 लिख सकता हूं। तो मुझे बस क्या चाहिए, α2 और α1, और कुछ चाहिए नहीं। और वो कहां से आ जाएगा, इस कंडीशन से कि तीनों कोलिनियर है। तीनों कोलिनियर है तो क्या हो, कैसे निकालेंगे, स्लोप से निकाल सकते हैं। कि आप कोई भी दो पॉइंट्स पिक कीजिए, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट हमें ना ये दो स्लोप निकाल के एंगल बिटवीन द स्लोप से करना चाहिए, क्योंकि एंगल बिटवीन द स्लोप्स, सॉरी एंगल बिटवीन द लाइन 0 ही होगा, या 180 भी हो सकता है अगर दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है। उससे मुझे दो कंडीशन मिलेंगे, एक से α1 मिल सकता है, एक से α2 मिल सकता है। मैं आपको समझा दूं कैसे। इस लाइन का स्लोप निकालू पहले, अल्फा -0 अपॉन 1 - 2। इज दैट फाइन? हाँ या ना? अब और किसका निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके। अल्फा +3 अपॉन 1 - अल्फा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि कोलिनियर है। इक्वल होंगे तो सॉल्व करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अल्फा -α², ये है -1, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 -3। ठीक है, दिस बिकम्स α², इसको उधर लेके गया
-2 अल्फा -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? -2 एंड -1 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई नहीं नहीं -2 -1 नहीं आएगा, ये आएगा -3 एंड +1, तो 3 एंड -1 आंसर आएगा अल्फा की। ठीक है, अल्फा 1 इज द स्मॉलर वन गिवन है क्वेश्चन में, तो ये अल्फा 1 होगा। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा -1 और यहाँ पे पुट करूंगा 3, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ आया इसका अप्रोच कैसा है? डाउट है किसी को? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A line with the slope greater than 1। अच्छा, स्लोप 1 कब होता है? जब π/4 एंगल होता है, tan π/4 इज 1, यानी अभी भी अक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूस होगा जरूरी नहीं है, बट ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, passes through the point 4 3 and intersects the line y -2 equal to 0 at point B। Okay, then the length of the line segment AB is √29/2, then B also lies out। Okay, a line which has a slope greater than 1 and passes through point 4 3, यहाँ पे कहीं पे 4 3 बैठा है और line passes through 4 3 and intersect line x minus y equal to at point B। ये ऐसा कोई लाइन है और दूसरा लाइन है x minus y -2 equal to 0, इसको पॉइंट B पे इंटरसेक्ट करता है। देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। अच्छा, A कहाँ है यार? अच्छा, A ये है। इफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, इसका लेंथ गिवन है √29/2, देन B, और बेसिकली हमें पॉइंट B निकालना है और ये फाइंड आउट करना है किसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट B। ठीक है, अब पॉइंट B इस वाले लाइन पे भी लाई करता है और इस पे भी लाई करता है। सो इस पॉइंट को क्या मैं लिख सकता हूं, x को अगर मैंने h ले लिया तो क्या मैं y को लिख सकता हूं h -2? ये बताइए, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। x को मैंने ले लिया h, तो y क्या हो जाएगा? y को मैं RHS में ले जाऊंगा तो x -2 हो जाएगा, h -2 हो जाएगा y। तो एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, h and h -2। ये डिस्टेंस √29 गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ, h -4 होल स्क्वायर प्लस h -2 -3 होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू √29/2। समझ आई ये क्या किया मैंने? पक्का? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h -4 होल स्क्वायर प्लस h -5 होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 29/4 आ गया। ठीक है, इसका भी देखते हैं, इसका सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो h² में ये इक्वेशन बनेगा, और इसमें से h की आ रही है दो वैल्यूज, एक आ रहा है 51/9 और एक आ रहा है 10/3। ठीक है, अगर h की वैल्यू ये आ गई, आप कॉरेस्पॉन्डिंग k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं माइनस करके, राइट। सो k की वैल्यू आ जाएगी 33/9 और 4/3। तो ये एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होगा, ये दूसरा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, एंड यू विल ऑब्जर्व कि ये वाला जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, दिस वन, दिस सैटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 3। समझ आया? हमें एसेंशियली क्या निकालना था कि अगर लेंथ है b लाइज ऑन मतलब पॉइंट b का कोऑर्डिनेट, पॉइंट b का कोऑर्डिनेट मेरे दो सेट्स निकल गए अनफॉर्चुनेटली। अगर आप ट्राई करेंगे ना, ये वाला जो पहला सेट है ये किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरा सेट है वो थर्ड वाले को सेटिस्फाई कर देगा। दैट मींस पॉइंट b लाइज ऑन दिस इक्वेशन आल्सो। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अ ट्रायंगल बी बाउंडेड बाय द लाइन L1, L2 and L3. Okay. ये मैं L1 मान लेता हूँ, ये L2 मान लेता हूँ और ये L3 मान लेता हूँ। L1 का मुझे इक्वेशन गिवन है, इसका इक्वेशन क्या गिवन है? 2x + 5y = 10, और इसका भी इक्वेशन गिवन है -4x + 3y = 12। अगर इन दोनों का इक्वेशन गिवन है तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ, राइट? तो मैं देख लेता हूँ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सो दैट -15/13 एंड 32/13। इज दैट फाइन? अब आगे लिखा है द लाइन L3 विच पासेस थ्रू द पॉइंट P23। अब ये जो लाइन L3 है ना, ये किसी पॉइंट 2, 3 से पास कर रहा है। P इंटरसेक्ट्स L2 एट A, L2 को A पे इंटरसेक्ट करता है और L1 को B पे इंटरसेक्ट करता है, L1 एट B। इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, देखो A B को ये डिवाइड कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे A B लिखा है, B A नहीं लिखा है। सो A पहले लिखा है, B बाद में लिखा है, उस हिसाब से रेशियो दिया है 1:3। तो रेशियो 1:3 ऐसा होगा, A की तरफ 1 होगा, B की तरफ 3 होगा। ठीक है, क्योंकि जो डिवीजन के लिए उन्होंने लाइन सेगमेंट AB यूज किया है, तो A की तरफ 1 जाएगा, 3 जाएगा B की तरफ। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल का एरिया बता दो। ठीक है, एरिया बताने के लिए 3 वर्टिसेस चाहिए, एक वर्टेक्स तो आ गया, इन दोनों को निकालना है। इन दोनों को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये वाला पॉइंट अगर मैं अज्यूम करता हूं, मान लीजिए x1, और जो y1 है, x1 y1 दोनों इस पे लाई करेगा। ठीक है, ये इतना गंदा सा क्या लिखा है, 10 लिखा है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको x1 अज्यूम किया तो y को मैं x1 के टर्म्स में लिख सकता हूं। ठीक है, दैट विल बी 7x को इधर ले जाऊंगा, 10 - 7x1 डिवाइडेड बाय 5। ये पॉइंट मैंने इसके टर्म्स में डायरेक्टली लिख दिया। ये समझ आया? इसको भी ऐसे लिख सकता हूं मैं, x2 लिया, दूसरा हो जाएगा इट लाइज ऑन दिस लाइन, सो y वुड बी 12 + 4x2 डिवाइडेड बाय 3, ये वाला 3। ये समझ आया सबको? मुझे पता है मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस पे अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, पहले मैं x एक्सिस पे अप्लाई करूंगा, 3 × x2, 3 × x2, 1 × x1 प्लस 1 × x1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इज इक्वल टू व्हाट? 2। ये पहले सेक्शन फॉर्मूला से है। सो दिस वुड बी 3x2 + x1 = 8। इक्वेशन आ गया इससे। दूसरा क्या होगा? 3 × दूर वाला 12 + 4x2 अपॉन 3 प्लस 1 × ये 10 - 7x1 अपॉन 5 होल डिवाइडेड बाय
3 + 1 यानी 4. दिस शुड बी इक्वल टू द सेकेंड पॉइंट 3 y एक्सिस. इसको भी सॉल्व करेंगे तो x एंड y में एक और इक्वेशन बनेगा. दैट वुड बी 10x1 माइनस x2 इक्वल टू -5. इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा. इससे हम x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी x1 x2 3/13, x2 is 95/13. ये दो वैल्यूज आ रहे हैं. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट. सो y कोऑर्डिनेट्स के जो वैल्यूज आएंगे 3/13 के साथ आ जाएगा 56/13. ये हो जाएगा 3/13 और 56/13. दूसरा हो जाएगा 95/13 माइनस 12/13. तो आपको एक ये कोऑर्डिनेट आ गया, एक ये कोऑर्डिनेट आ गया और पहला कोऑर्डिनेट तो पहले से ही पता है. इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ x1 y1 1, ये वाला फॉर्मूला लगा के. ठीक है, समझ आया क्वेश्चन का अप्रोच कैसा है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC द वर्टेक्स A is 6 1. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ABC the vertex A is 6 1. A जो है 6 1 है. एंड द इक्वेशन ऑफ द बेस BC, इसका जो बेस है BC, इसका इक्वेशन है 2x + y = 4. फाइन. लेट द पॉइंट B lie ऑन द लाइन x + 3y. अच्छा, ये जो पॉइंट B है ये एक और लाइन पे लाई करता है. x + 3y = 7. इफ अल्फा बीटा इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC. यहाँ पे एक सेंट्रॉइड है. सेंट्रॉइड को हम किससे दिखाते हैं? H. ये सेंट्रॉइड है, ये है अल्फा बीटा. देन 15 अल्फा + बीटा = what? बेसिकली सेंट्रॉइड की वैल्यू ढूंढनी है. सेंट्रॉइड सबसे आसान होता है ढूंढना. अगर आपको तीनों वर्टिसेस अवेलेबल हैं तो सेंट्रॉइड होगा x1 + x2 + x3/3 और बीटा होगा y1 + y2 + y3/3. बेसिकली आपको तीनों वर्टिसेस ढूंढने. दैट इज द इंटेंट. अब इसमें इन्होंने आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है विद वर्टेक्स A. अगर ये वर्टेक्स A और ऑपोजिट साइड B दिया है, दैट मींस आइसोसेलेस ये दोनों साइड होंगे, मतलब इक्वल ये दोनों साइड होंगे. इज दैट फाइन? मुझे पता है कि पॉइंट B जो है इस लाइन से भी गुजरता है, तो पॉइंट B को क्या मैं x1 और y होगा y7 - x1 / 3, ये पॉइंट ले सकता हूं. एक्चुअली जरूरी नहीं है, ये पॉइंट तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं. या एग्जैक्टली ये इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन भी गिवन है. ये इक्वेशन गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 1 और 2 आएगा. ठीक है. दूसरे इसको मैं ले सकता हूं, x, y लेने की जरूरत नहीं है. हम x1 ले सकते हैं और पता है कि इस लाइन से गुजर रहा है. अकॉर्डिंगली y हो जाएगा 4 - 2x1. दैट्स इट. 4 - 2x1. मुझे पता है कि साइड AB और BC आपस में इक्वल है बिकॉज आइसोसेलेस है. सो AB साइड का लेंथ में निकाल सकता हूँ √6 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर. और BC साइड का लेंथ में निकाल सकता हूँ 6 - x1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 - 2x1 होल स्क्वायर. ये दोनों. तो इसमें देखिए x1 के टर्म्स में इक्वेशन बन गया. दोनों साइड होल स्क्वायर करके सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा 5x1² - 24x1
प्लस 19 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो x1 के दो वैल्यूज आएंगे। x1 एक तो आएगा 19/5 और एक x1 आएगा 1। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ये दो वैल्यूज आएंगे। जो 1 वाला वैल्यू है ना, x1 लेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक y वाला वैल्यू आ गया, वो पॉइंट ऑलरेडी ये है, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं हमें, हम ये यूज करके दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट जब निकालेंगे 19/5 यूज करके तो ये आएगा 19/5 अपॉन नहीं कॉमा माइनस 18/5, ये कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। अगेन तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, दिस वन एंड दिस वन। अब क्या मैं सेंट्रॉइड निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूला से? सेंट्रॉइड निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 54/15 और बीटा की वैल्यू आएगी -3/15। इसको अल्फा बीटा को यूज करके ये वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 51। ये बीटा है -3/15 है, ठीक है। सॉरी, इक्वल क्यों है? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है और उन्होंने स्पेसिफिकली बताया नहीं कौन से साइड इक्वल है, तो उसमें उन्होंने जो वर्टेक्स दिया है ना अलग से, वर्टेक्स को ही मैं मान लेता हूँ कि वो इक्वल साइड का जॉइनिंग पॉइंट है। और उन्होंने ये लिखा है कि वर्टेक्स का जो है उसके ऑपोजिट जो बेस है उसका भी इक्वेशन दिया हुआ है। तो वर्टेक्स एंड ऑपोजिट बेस अगर दिया है ना तो वो जो जॉइनिंग साइड होगा उन बेसिस को उसको हम इक्वल मानते हैं। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, क्योंकि इसमें अलग से गिवन ही नहीं है कि कौन से साइड इक्वल है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वर्टेक्स एंड बेस है, इसलिए हमने इसको इक्वल माना, ठीक है। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Let a point P alpha beta be unit distance from two lines L1 and L2. Okay. P lies below L1 and above L2. अच्छा, by the way L1 L2 पैरेलल है क्या? पैरेलल नहीं है। एक 3x minus 4y है, 8x plus 6y है, तो they must be intersecting lines, हाँ? Are they? 3/4 into -8/6 यानी 4/3। That's right, they are perpendicular. -1 आंसर आ रहा है, बट दैट्स irrelevant to the question. perpendicular है तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा हमें ड्रॉ करना, ठीक है। तो पहला लाइन अगर L1 है, ऐसे ले लेता हूँ, इसका जो स्लोप है ना वो गिवन है 3/4। ये समझ आ रहा है आपको 3/4 क्यों है? -a/b। दूसरा लाइन जो गिवन है L2, उसका जो स्लोप है -4/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा, सो दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। बट दैट्स इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू अस। अब जो पॉइंट P है, इट लाइज बिलो L1। अब L1 ऐसा है, हाँ, इसमें एक गड़बड़ ये हो गई, मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रॉ कर दिया, ये गिवन नहीं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। सो इट माइट लुक समथिंग लाइक कि एक L1 और L2 ले लेते हैं और L1 कुछ ऐसा है, ठीक है। बिलो L1 मतलब L1 की नीचे की तरफ, इस तरफ भी हो सकता है नीचे की तरफ, बट अबव L2, L2 के ऊपर और L1 के नीचे, ठीक है। ऐसा एक पॉइंट है P अल्फा बीटा, ठीक है। द पॉइंट B lies below L1 and above L2, then 100 into alpha plus beta। बेसिकली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर 100 अल्फा प्लस बीटा तो आप निकाल लेंगे, राइट। कैसे निकालेंगे कि दोनों यूनिट डिस्टेंस पे, दोनों जो डिस्टेंस पे उसका लेंथ 1 है इन लाइन से। सो एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना जानते हैं आप, स्ट्रेट फॉर्मूला है। इस पॉइंट अल्फा बीटा को इस लाइन की इक्वेशन में डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ आया? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे
तो आंसर आएगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरे लाइन से भी यूनिट डिस्टेंस पे है, यानी 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 अपॉन रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगा 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा अल्फा का -23/25 और बीटा का आएगा 106/100। सो 100 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिल गए, सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लीजिए और इससे ये निकाल लीजिए। जस्ट एक बॉलपार्क, यू डोंट नीड अ प्रिसाइज डायग्राम। आपको बस ये देखना है L1 लाइन है और L2 लाइन है, बस इतना देखिए पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल नहीं है क्योंकि उनके जो XY के कोएफिशिएंट्स है दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो आप कोई भी तो इंटरसेक्टिंग लाइन बना दीजिए। मैंने नहीं रादर ये ऑब्जर्व किया गया कि दोनों परपेंडिकुलर है। अगर नहीं भी होता ना तो आप ऐसे दो इंटरसेक्टिंग लाइन बना दीजिए बस, और एक पॉइंट P ले लीजिए। ये डिस्टेंस L1, ये डिस्टेंस L2, दोनों यूनिट डिस्टेंस पे है, हमें गिवन है। अल्फा बीटा के इक्वेशन मिल जाएंगे, सॉल्व कर दीजिए। इट्स नॉट, बस इतना देखिए पैरेलल है तो भी दिक्कत नहीं। एक्चुअली पैरेलल होगा तो भी यही रहेगा। ये L1 के साथ डिस्टेंस है 1, L2 के साथ डिस्टेंस है फिर से 1। दोनों को अल्फा बीटा निकाल के सॉल्व कर लीजिए। इट्स नॉट अबाउट, वो तो मैं बस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पैरेलल है कि नहीं देखना। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and A dash which lie on y equal to 2। ओके, अच्छा y equal to 2 किसके पैरेलल होगा? ये जो लाइन है y equal to 2 x एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि x एक्सिस होता है y equal to 0, तो y equal to 2 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। ओके, the distance between 2 points A and A dash which lie on y equal to 2 such that both the line segments A B क्या है? ओके, A B and A dash B where B is a point 2 3। ये y equal to 2 है, इसमें y की वैल्यू 3 है, मतलब ये जो पॉइंट है ऊपर लाई करेगा कहीं पे 2 3। और ये A है और ये B है, सॉरी नॉट B, A dash है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and A dash, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस which lie on y equal to 2 such that both the line segments AB, ये B है और ये लाइन सेगमेंट AB है और ये है A dash B। ओके, सबटेंड एंगल π/4 एट द ओरिजिन। ये जो लाइन सेगमेंट AB है ये ओरिजिन पे π/4 एंगल सबटेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ए बी को अगर आप ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, ये ए कनेक्ट किया, ये बी कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा π/4। दैट मीन्स द लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड्स एन एंगल π/4 एट द ओरिजिन। सिमिलरली जब आप ए डैश बी को कनेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये भी बनेगा π/4। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके, अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है। ये ओरिजिन 0 0 ये भी पता है। अगर ओरिजिन 0 0 है तो ये जो बीच का लाइन है BO, इसका मैं BO का निकाल सकता हूँ स्लोप। BO का स्लोप क्या होगा? 3 - 0 ये वाला अपॉन 2 - 0 यानी 3/2 हो गया। इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। इसको मैं अज्यूम करता हूँ, क्या अज्यूम करूँ? अल्फा 2 अज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि y equal to 2 पे लाई करता है। सो इसका स्लोप हो जाएगा m of O A dash is 2 - 0 अपॉन अल्फा -0 यानी 2 अपॉन अल्फा।
ठीक है, इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो मैं एंगल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ tan π/4, ये एंगल लिखा इक्वल टू क्या होता है m2 माइनस m1 यानी 2/α माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये tan π/4 कितना होगा 1। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मॉड है, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 2 आएगा। अकॉर्डिंगली अल्फा के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ठीक है। वो जो दो वैल्यूज आएंगे वो है एक आएगा 10 और एक आएगा -2/5, ठीक है। देखिए इसी से दो वैल्यूज आ गए, तो एक जो वैल्यू होगा इस वाले अल्फा का होगा, दूसरा जो अल्फा निकलेगा ना वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा, यानी -2/5 2 एक ये आ गया और 10 ये वाला हो जाएगा, 10 2 एक ही बार में दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसको सॉल्व करके एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं मॉड हटा रहा हूँ। एक से अल्फा 10 आ जाएगा, एक से अल्फा -2.5 आएगा। मुझे ढूंढना क्या है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल दीजिए। ठीक, क्या आ रहा है आंसर 52/5 आंसर आ गया। समझ आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट R be the point 37 and let PQ be 2 points on the line x plus y equal to 5 such that PQR is an equilateral triangle. Then the area of this triangle is. Point 37 PQ are 2 points on the line. ये एक लाइन है x plus y equal to 5, 2 पॉइंट्स है P और Q, और जो R पॉइंट है दैट इज 3 7। सो ये हो जाएगा PQR ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्या आप R पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से? इस लाइन का इक्वेशन गिवन है और ऊपर एक पॉइंट भी गिवन है, तो डिस्टेंस तो निकल ही सकता है, हाँ या ना। मॉड ऑफ 3 को यहां डाल दूंगा मैं, 3 + 7 - 5 अपॉन 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, इसका मत कर देना स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज डिस्टेंस, और मॉड आएगा तो ये डिस्टेंस की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/√2, ठीक है। प्लस में लेंगे क्योंकि मॉड है। ये डिस्टेंस अगर मेरा 5/√2 आ गया, मुझे पता इक्विलैटरल ट्राइंगल 60 डिग्री पे रहते हैं सारे एंगल्स। ये अगर 5/√2 है तो ये साइड ए निकाल सकता हूं मैं। क्या होगा sin 60, sin 60 क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज ऑपोजिट 5/√2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज a। सो a की वैल्यू क्या आ गई 5/√2। sin 60 कितना होता है सो 10/√6 आ गया साइड a की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर साइड मिल गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया पता है आप लोगों को क्या होता है? हाँ, ये साइड पता लग गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो आप सीधा a² को √3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25/2√3 ये
या तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर हाफ बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। बेस की वैल्यू हमने निकाल दी क्योंकि सारे साइड सेम है तो यही वाले ही वैल्यू रहेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर ले। 10th क्वेश्चन क्या होगा कि हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट अगली क्लास में, कल की क्लास में सर्कल्स कर लेंगे। ठीक है, ओके ये ध्यान दीजिए, इफ P and Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन, ये एक घटिया सा लाइन है, एंड दिस वन, ये एक और लाइन है, ये थोड़ा बेटर है क्योंकि इसमें साइन कॉस है, उसमें कॉसेक एंड सेक है रेस्पेक्टिवली, देन k स्क्वायर इज इक्वल टू ऑरिजिन से दो लाइन पे डिस्टेंस, यानी ये ऑरिजिन है और दो लाइन है, मान लीजिए एक लाइन ऐसा है दूसरा लाइन ऐसा है, तो ऑरिजिन से एक लाइन पे डिस्टेंस और दूसरे लाइन पे डिस्टेंस, इफ P and Q, हाँ ये जो डिस्टेंस है एक P गिवन है और एक Q गिवन है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि k स्क्वायर की वैल्यू क्या है। k क्या है, इन लाइन के फॉर्मूलाज में ही बैठे हुए, ये देखिए। ठीक है, तो ये मैं फटाफट थोड़ा समझाता हूँ। सेम पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। ठीक है, सो पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो पहला लाइन गिवन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। x कॉसेक अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूँ अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, माइनस y इसको अपॉन कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, हाँ या ना। ठीक है, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स कॉट टू अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस टू अल्फा अपॉन साइन टू अल्फा। कॉट को भी सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें अगर एलसीएम ले लूं तो आ जाएगा x कॉस अल्फा माइनस y साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू k टाइम्स कॉस टू अल्फा अपॉन साइन टू अल्फा। इज दैट फाइन? ये मेरा हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, साइन टू अल्फा, तो 2 यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी करना पड़ेगा। ये साइन टू अल्फा और ये साइन टू अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरा देखो ये जो इक्वेशन है ये साइन कॉस में आ गया, मुझे डिस्टेंस p गिवन है ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस, तो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा माइनस k/2 cos 2 अल्फा, ये इस इक्वेशन है इक्वल टू 0। अब मुझे ऑरिजिन से ये डिस्टेंस, ऑरिजिन का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, तो कैसे करूंगा, इसको 0 डालूंगा, इसको 0 डालूंगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा बस, यानी मॉड ऑफ माइनस k/2 cos 2 अल्फा बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, एक्स वाई का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये डिस्टेंस कितना गिवन है, p गिवन है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। इस इक्वेशन में बचेगा क्या, अच्छा ये नेगेटिव को भी मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि मॉड लगा है बाहर, सो आई कैन राइट मॉड ऑफ k/2 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू p, ये कुछ नहीं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से मुझे ये मिल गया। इनफैक्ट इस 2 को भी यहाँ पे हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ, 2p कर दे रहा हूँ, 2 तो पॉजिटिव ही है ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, सेम ऑरिजिन का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, बट फॉर्चुनेटली ये जो लाइन है ये साइन अल्फा में ही है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो मैं डायरेक्टली डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें, 0 + 0 माइनस k टाइम्स साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज अगेन इक्वल टू q, सेकेंड डिस्टेंस q है। ये समझ आया क्या क्या मैंने, इसमें डाउट है किसी को? इसके साथ x को 0 डाला, y को 0 डाला, क्यों, क्योंकि मैं ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जा रहा है और सिर्फ ये बच रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला में, पॉइंट टू अ लाइन का जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा k साइन 2 अल्फा इक्वल टू q। मुझे क्या ढूंढना है, k स्क्वायर की वैल्यू। k स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, मैंने अगर स्क्वायर भी कर दिया तो एनीवेज मॉड हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर देता हूँ, k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस ये ऐड करो k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा, RHS आ गया 4p स्क्वायर और इसका आ गया प्लस q स्क्वायर। इज दैट फाइन? k स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 अल्फा, यहाँ पे भी 2 अल्फा, ये कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, वो 1 हो जाएगा।
के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4t स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी ये। समझ आ गया? ठीक है फाइन, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 11 से हम कल देखते हैं। कल ये फटाफट खत्म करके फिर हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन।